नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन की, इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की, शी जिनपिंग और फूमियो किशिदा की सैन फ्रांसिस्को में हुई मुलाकात की और सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को बताया बदलती दुनिया का सबसे अनूठा मंच। कहा, हमेशा से थी ग्लोबल साउथ की भौगोलिक मौजूदगी, लेकिन साझा प्रयासों से पहली बार मिली आवाज। इजराइल हमास के बीच संघर्ष को 42वें दिन पहुंचा। इजरायली सेना का गाजा के अल शिफा अस्पताल में तलाशी अभियान जारी, हथियारों समेत टनल मिलने का दावा। हमास ने इजराइल के दावे को नकारा। गाजा से 2 महिला बंधकों के शव बरामद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सैन फ्रांसिस्को में की मुलाकात। दोनों पक्षों ने तनावपूर्ण संबंधों को कम करने पर दिया बल। किशिदा ने चीन से जापानी खाद्य उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने को कहा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक का हुआ आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व ने लिया हिस्सा। आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाने पर दिया गया बल। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू बने मालदीव के 8वें राष्ट्रपति। भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई विदेशी हस्तियों की मौजूदगी में मोहम्मद मोइजू ने शपथ ग्रहण की। कहा, मालदीव का विकास प्राथमिकता। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक ग्लोबल केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम दक्षिण रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उन पर जोर देते हुए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ को 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच करार देते हुए कहा कि भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार की आवाज पहली बार मिल रही है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। आज के दौर में तकनीक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत अगले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई प्रौद्योगिकी से उत्तर और दक्षिण के बीच की खाई और चौड़ी नहीं होनी चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने AI ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने
ग्लोबल साउथ की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि ग्लोबल साउथ की आवाज साझा हितों के लिए बहुत प्रभावशाली हो सकती है और ग्लोबल साउथ के देशों को आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की जरूरत है। The voice of the Global South Summit can be greatly impactful by amplifying our individual voices and project our shared interests for the emerging world order. We also need to work towards self-reliance to mitigate our vulnerabilities vis-à-vis economic concentrations. ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। भारत ग्लोबल साउथ की मुखर आवाज बनकर उभर रहा है और भारत की G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ को लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे उन पर ठोस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर यह समिट अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। गाजा पट्टी में बिजली संयंत्रों से लेकर मोबाइल टावर तक को ईंधन की आपूर्ति न होने से संचार प्रणाली लगातार ठप है, जिस कारण राहत सहायता एजेंसियों को सीमा पार से मानवीय सहायता रोकनी पड़ी। साथ ही इजरायली सेना गाजा शहर में अंदर तक घुस गई है और इसके सैनिक हमास कमान केंद्र का पता लगाने के लिए गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में तलाशी ले रहे हैं और तमाम बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष को 42 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल की सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल को लेकर बड़ा खुलासा किया। इजरायली सेना हमास के कमांड सेंटर का पता लगाने के लिए अस्पताल में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। इससे पहले सेना ने अस्पताल में हथियारों और आतंकी गतिविधियों के प्रयोग में शामिल होने वाले सामान के मिलने का दावा किया था। इसके अलावा वहां कई सुरंगों के मिलने का भी दावा किया गया। हमारी सेना को अल शिफा अस्पताल के अंदर भूमिगत शाफ्ट मिला। इंजीनियरिंग बलों ने बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा हमें अस्पताल में हमास का वाहन भी मिला जो कि 7 अक्टूबर के हमले का हिस्सा बनने के लिए तैयार था, लेकिन यह अंदर नहीं जा पाया था। इसमें भारी मात्रा में हथियार हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अस्पताल में IDF की जारी कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि हमास इन अस्पतालों का इस्तेमाल अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि जितना हम हमास को नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही बंधकों की रिहाई की संभावना बढ़ेगी। जितना अधिक हम इस ऑपरेशन को बढ़ाएंगे, हमास पर दबाव बढ़ेगा और उसके ठिकाने तबाह होंगे। हम हमास की टनल को तबाह कर रहे हैं। हम उसके आतंकियों को खत्म करने में लगे हैं। इससे बंधकों को वापस लाने की संभावना प्रबल होगी। उधर हमास ने अल शिफा अस्पताल को लेकर इजराइल के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में केवल चिकित्सा सुविधाएं ही संचालित होती हैं। हमास ने साथ ही कहा कि अस्पताल में उसका कोई केंद्र या नियंत्रण कक्ष नहीं है। अल शिफा अस्पताल में कोई हथियार नहीं थे। इस अस्पताल में हमास का कोई केंद्र या नियंत्रण कक्ष नहीं है। वे झूठ बोल रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसकी एक महिला सैनिक कारपोरल नाव मार्सियानो का शव गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास मिला, जिसको हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को अगवा किया था। इससे पहले सेना ने गाजा में ही एक अन्य इजरायली महिला का शव बरामद किया था। मृतक महिला की पहचान यहूदित वीस के रूप में हुई है। मैं उमर हूँ। अपनी माँ यहूदित वीस के 5 बेटों में से एक। उनका हमास ने अपहरण कर लिया था और हम उनके घर वापस आने की उम्मीद कर रहे थे। सब खत्म हो गया। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। भोजन पानी की कमी, बढ़ती भीड़ और बारिश का मौसम शुरू होने के कारण गाजा में कई बीमारियां फैल रही हैं। गाजा में हम बीमारियों के फैलने को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। बरसात का मौसम है, सर्दी का आगमन है, आश्रय स्थलों में भीड़ भाड़, पानी और स्वच्छता आदि की कमी से कई बीमारी फैल रही हैं। उधर दक्षिणी गाजा में कई हमलों की खबर है। खान यूनिस के एक सेंटर में हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी संभावना है। वहीं इजराइल द्वारा गाजा में रोजाना 2 ईंधन ट्रकों को प्रवेश की अनुमति देने की खबर आ रही है। गौरतलब है कि गाजा में ईंधन की कमी के चलते स्वास्थ्य समेत बुनियादी सुविधाओं में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ समय में जापान और चीन के बीच रिश्तों में आपसी कड़वाहट देखी गई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच चल रही खटास को कम करने के उद्देश्य से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में मिले और तमाम मसलों पर बात हुई और तनावपूर्ण संबंधों को कम करने के साथ साथ रणनीतिक संबंधों की मजबूती पर बल दिया गया। पिछले कुछ समय से जापान और चीन के बीच रिश्तों में काफी कड़वाहट देखी गई है। अक्सर दोनों देश विभिन्न मुद्दों को लेकर आपस में उलझते रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच चल रही खटास को कम करने के उद्देश्य से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से इतर मिले। करीब 1 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हो रही बैठक में दोनों पक्षों ने संबंधों में तनाव को कम करने और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। ऐसे में मतभेदों को भुलाकर रणनीतिक पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। चीन और जापान को ऐतिहासिक रुझानों को समझना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए, सामान्य हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मतभेदों को ठीक से संभालना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक पारस्परिक संबंध मजबूत होने चाहिए और नए युग की मांगों के अनुसार चीन जापान संबंध बनाने के लिए इसे एक नया अर्थ देना चाहिए। बैठक के दौरान दोनों नेता सभी स्तरों पर करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री ने भी वैश्विक परिदृश्य में जापान और चीन के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एशिया के साथ साथ वैश्विक दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध नए युग की शुरुआत करेंगे। जापान और चीन पड़ोसी के रूप में समृद्ध और एक लंबे इतिहास के साथ शाश्वत भविष्य साझा करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अगली पीढ़ी के लिए जापान चीन संबंधों के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं व्यापक दृष्टिकोण के साथ आपके साथ विचारों का खुलकर आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हूँ। दोनों नेताओं ने 1 घंटे की बातचीत के दौरान
जापानी समुद्री खाद्य उत्पादों पर चीन के प्रतिबंध और सेनकाकू द्वीपों सहित पूर्वी चीन सागर की स्थिति पर जापान की चिंता को लेकर बातचीत की। मैंने वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर चीन से जापानी समुद्री खाद्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है। इसके अलावा मैंने जापानी जल क्षेत्र के पास रूस के साथ चीन की संयुक्त सैन्य गतिविधियों के बारे में अपनी कड़ी चिंताओं से भी अवगत कराया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने फूमियो किशिदा से फुकुशिमा से समुद्र में दूषित पानी छोड़ने की समस्या का समाधान करने की बात कही। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि फुकुशिमा में समुद्र में दूषित पानी छोड़ने का मुद्दा पूरी मानवता के स्वास्थ्य, वैश्विक समुद्री पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक हितों से संबंधित है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जापान फुकुशिमा में समुद्र में दूषित पानी छोड़ने की समस्या का समाधान करने का व्यावहारिक तरीका ढूंढेगा। गौरतलब है कि एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जापान और चीन के बीच पूर्वी चीन सागर के द्वीपों को लेकर विवाद और इलाके में चीन की सैन्य और आर्थिक दबंगई दोनों का मनमुटाव और प्रतिद्वंदिता बढ़ाती जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बैठक से दोनों देशों के बीच रिश्तों में कोई सुधार आ सकेगा। और डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने आज माली के रिपब्लिक स्क्वायर में मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मालदीव के मुख्य न्यायाधीश अहमद मुतासिम अदनान ने मोइजू को शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति के तौर पर हुसैन मोहम्मद लतीफ को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की। इसके अलावा दुनिया भर के कई नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा मालदीव को दिए गए ऋण और अनुदान सुविधा की मदद से बन रही है। इस परियोजना की मदद से ग्रेटर माले क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि आने की उम्मीद है। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समूह की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर बात की। उन्होंने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित और 13 APEC भागीदारों द्वारा समर्थित महत्वपूर्ण पहल की उसमें प्रगति की घोषणा की। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं। दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुटों के बीच कूटनीतिक स्तर की वार्ता चलती रहती है। वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से इन बैठकों की सार्थकता भी काफी अहम मानी जाती है। इसी कड़ी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक समूह की बैठक का आयोजन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस 21 सदस्यीय बड़े मंच के वैश्विक नेताओं की अगवानी की। बैठक के दौरान सभी देशों ने एक मत से एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाने की बात पर बल दिया। इस मौके पर एक सत्र में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एशिया प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ने पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी इसमें और अधिक गुंजाइश बाकी है। उन्होंने साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर अपना सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए काफी गर्व हो रहा है कि अमेरिका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से, जिसे हम निवेश एक्सीलरेटर कहेंगे, लॉन्च कर रहा है। एक्सीलरेटर स्वच्छ ऊर्जा और उच्च तकनीक में बड़े निवेश में अहम भूमिका निभाएगा। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग CEO शिखर सम्मेलन में एक लिखित भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 30 साल पहले पहली एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक ने एशिया प्रशांत विकास और आर्थिक वैश्वीकरण को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की। शी जिनपिंग ने इसके अलावा कहा कि सदस्य देशों को मतभेदों को दूर करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ने के साथ साझेदारी की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एपेक्स शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने के साथ साथ महान भविष्य के लिए इस मंच की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हम इस सप्ताह सैन फ्रांसिस्को में इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एकत्रित हुए हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इतिहास के मोड़ को बदल सकते हैं और मोड़ सकते हैं। हम मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने, अपने श्रमिकों के उत्थान, अपने प्लानेट की रक्षा करने, अपने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और महान भविष्य के लिए प्रशांत की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। वहीं बैठकों से इतर वैश्विक नेताओं का मिलना जारी रहा। इसी क्रम में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक येओल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा से मुलाकात की। गौरतलब है कि एपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इस समूह का उद्देश्य एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाना है। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं यूरोप की। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की धूम पूरी दुनिया में है। ऐसे में जब बात गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिवस की हो तो इस अवसर को खास बनाने के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। 17 नवंबर के इस दिन को खास बनाने के लिए ब्रिटेन के सिल्वर स्टोन में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतिभागी रिकॉर्ड बनाने के लिए हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए नजर आए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने अनूठे, हैरतअंगेज और रोमांच से भरे कामों से एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनकी इसी प्रतिभा को असली पहचान देता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ऐसे प्रतिभावान लोगों के कारनामों की सराहना करने के लिए हर साल 17 नवंबर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस दिन को खास बनाने के लिए ब्रिटेन के सिल्वर स्टोन में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतिभागी रिकॉर्ड बनाने के लिए हैरतअंगेज कारनामों को अंजाम देते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान पॉल स्विफ्ट ने सबसे कम समय लेते हुए सिर्फ 2 पहियों पर गाड़ी चलाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये एक बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। मैं 7 साल की उम्र से 2 पहियों पर गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने बागीचे में घास काटने की मशीन चलाना शुरू की, इसलिए विश्व रिकॉर्ड हासिल करना मेरे अनुभव को काफी शानदार बनाता है। इसके अलावा अन्य प्रतिभागी भी रिकॉर्ड तोड़ते नजर आए। चीन के झाओ क्वान ने लगातार 11 बार लेग फुल ट्विस्ट बैक समरसॉल्ट करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं हेनरी कैबलिस ने पोगो स्टिक जंप में 3.7 मीटर के छलांग के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये मेरा 8वां रिकॉर्ड है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अब अपने 10वें रिकॉर्ड के लिए जाना है। अब मुझे दोबारा नई तरह से तैयारी शुरू करनी है। वहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादक ग्लेंडे ने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिवस उत्कृष्टता का एक वैश्विक उत्सव है और इस वर्ष की थीम सुपर स्किल्स है।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिवस उत्कृष्टता का एक वैश्विक उत्सव है। शायद आप भी अपनी खासियत के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक में शामिल हो सकते हैं। दुनिया भर में लगातार ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। दुनिया में अपनी अलग खासियत और पहचान बनाने वाले लोगों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अहम भूमिका निभाते आ रहा है। ऐसे में उनको विश्व स्तर पर मान्यता देकर लगातार उनके हौसलों को उड़ान दे रहा है। और अब दुनिया का दिल। जीवन में बड़ा बदलाव लाना हो तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा सकती है, चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ हुआ है अमेरिका के कुछ कैदियों के साथ, जिन्होंने अपराध के लिए जेल में बंद रहकर भी अपने भविष्य की बेहतरी के लिए शिक्षा की राह को पकड़ा और अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाया। कैसे आया इन कैदियों के जीवन में यह परिवर्तन, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। किताबें कभी भी किसी शख्स की उम्र, अतीत और भविष्य को देखकर ज्ञान नहीं देती हैं। यही साबित किया है अमेरिका के कुछ कैदियों ने, जिन्होंने अपराध के लिए जेल में बंद रहकर भी अपने भविष्य की बेहतरी के लिए शिक्षा की राह को पकड़ा। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 16 छात्रों ने सामाजिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन ये कोई आम छात्र नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो अपने जीवन में अब सही रास्ते का दामन थामने की कोशिशों में लगे हुए हैं। भले ही अपराध की दुनिया से आए ये लोग अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, लेकिन आज शिक्षा इनके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाती दिख रही है। इनमें से ही एक हैं माइकल ब्रॉडवे, जो कैद के साथ साथ कैंसर के साथ भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने देश के बड़े विश्वविद्यालय से अच्छे अंकों से ग्रेजुएशन किया है। इस एहसास को मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं जहाँ से आया हूँ और जैसे हालातों से गुजरा हूँ, ऐसे में यहाँ तक आने का एहसास अनोखा है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। मैं उन्हें वह सब देना चाहता हूँ जिसकी वो हकदार हैं। नॉर्थ वेस्टर्न जेल अपने शिक्षा कार्यक्रम के तहत जेलों में बंद कैदियों के जीवन में सुधार करने के लिए एक अनोखा कार्यक्रम चला रही है। साल 2018 से ये क्रेडिट स्कोर आधारित पाठ्यक्रम ओक्टन कॉलेज और इलिनॉइस सुधार विभाग के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। वहीं जेल में बंद सैकड़ों महिलाएं भी अब पढ़ाई के माध्यम से अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए तैयार हैं। 20 साल पहले इनमें से बहुत से लोग गैंग राइवलरी में शामिल थे। अब यह एक दूसरे के साथ कविताओं की अदला बदली कर रहे हैं। यह एक अनोखी मुहिम है जिससे सभी को एक अनोखा अनुभव हुआ। इन कैदियों ने अपने जीवन में सबसे अधिक खुशी देने वाला काम किया है, जिससे उनका परिवार भी बहुत खुशी महसूस कर रहा है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से जेलों के दरवाजों को बंद किया जा सकता है। जब कैदी जुर्म की गलियां छोड़कर किताबों को अपना हथियार बना लेते हैं, तब उनके परिवार समेत समाज बदलाव की ओर अग्रसर होता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।